सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. गरीब अवाम बेहिस अशराफिया, और यही अशराफिया यानी एलीट कैप्चर्ड ऐवान हमारे लिए लेजिस्लेट करते हैं, कानून साजी करते हैं। अवाम के लिए कानून बनाने की बात की जाती है, लेकिन फिर जो हालात और वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो अच्छा लगता है कि हमने जिसको वोट देकर ऐवानों के अंदर भेजा है वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। आज भी हम आपके सामने जो खबर रखने जा रहे हैं वो शायद एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी के लिए या एलीट्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन पाकिस्तान से बेदखल होने के बाद तारिकीन वतन की हैसियत से यूनान के पानियों में डूबने वाले 400 अफराद जैसे गुरबा और गरीबों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आज हमारे सेनेट ने चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट की तनख्वाहों, मराआत और अलाउंसेस में इजाफे का कानून मंजूर कर लिया। गो के गुज़िश्ता रोज़ हुआ, लेकिन इसमें जो डिस्कशन हो रही है आज हो रही है। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ऑफिस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। घर का किराया 1,30,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। चेयरमैन के घर के फर्नीचर के लिए वन टाइम अखराजात, यानी कि एक दफ़ा के फर्नीचर तब्दील करने के अखराजात 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिए गए। इसके अलावा अगर चेयरमैन साहब या डेप्यूटी चेयरमैन साहब कमर्शियल फ्लाइट के जरिए किसी दूसरे मुल्क जाएंगे, अपने साथ फैमिली का एक बंदा लेकर जा सकते हैं, और अगर चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 4 एक्स्ट्रा पर्सन्स अपने साथ ले जा सकते हैं। मुल्क से बाहर जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको मिलेगा। तो हम एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क के अंदर रहते हैं जहां हम इस वक्त ये ढूंढ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए। आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, जिसमें मुल्क की सिविल और अस्करी आला क़यादत ने शिरकत की। लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो डिस्कशन चल रही थी सेनेट के अंदर, जिसमें तमाम लोगों ने इत्तफाक किया, वो थी कि चेयरमैन सेनेट, डेप्टी चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट। आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर इत्तलात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रहनुमा मुस्लिम लीग काफ आयशा गुलालई साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और जनाब शुएब शाहीन साहब साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मैं वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। मेमन साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब अलहदा सियासी बैटलफील्ड में जाने का फैसला कर लिया है? क्योंकि हालात तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। शर्जील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैंने समझा इस तरह के हालात हैं। डेफिनेटली कुछ हमारे सिंध से रिलेटेड कुछ ग्रीवेंसेस थे जो कि फेडरल से हमेशा तकाजा की जाती है, और मैं समझता हूँ कि उसको चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी हायर प्लेटफॉर्म पे उठाया है, और हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो तमाम फोरम्स पर उठाया है, और हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी सिंध के ग्रीवेंसेस हैं वो पूरे किए जाएंगे, और यही हमारी कुछ जायज़ शिकायत थी। डेफिनेटली वो हमारा हक़ है कि वो हम अपनी शिकायत जो है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से करें। इसके अलावा भी आपके ग्रीवेंसेस थे चेयरमैन पीसीबी के मामले के ऊपर, और उससे नजम सेठी साहब खुद दस्तबरदार हो गए। तो ये भी विन विन सिचुएशन तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बात नहीं मानी जा रही थी ना सर? देखिए, एक घर में अगर 2 भाई होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है। तो हो सकता है कि उनकी हर एक शख्स की अपनी चॉइस होती है, हर हिसाब से अपनी चॉइस होती है। लोग टीवी चैनल्स में भी अपनी चॉइस रखते हैं। कोई एक चैनल देख रहा होता है, कोई दूसरा चैनल देख रहा होता है, कोई एक मूवी देख रहा होता है, कोई दूसरा मूवी देख रहा होता है, होते वो सब साथ ही रह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से कि मेरी कोई और चॉइस हो सकता है, किसी की और कोई चॉइस हो सकती है, लेकिन उसमें बेहतर होता है कि सारी चीज़ें अफ़वाम और तफ़हीम के साथ हों तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो ये कह दिया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगी। इसका मतलब है कि दे आर ऑल सेट फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस।
आप लोगों के जहन में भी है कि इंतखाबात की तैयारी की तरफ जाना है अब? बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज रेडी फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस एंड जब भी इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे कि फुल एक फ्लो के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन करेगी इंशाल्लाह। अब शर्जील मेमन साहब, एक वीडियो वायरल हुई और मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वो है नबील गबोल साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उसके ऊपर बड़ा शदीद सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्री हो रही है, आप उसको कैसे क्लियर करेंगे? क्या वाकई वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई गई या सही थी, इंटरप्रेट गलत किया गया? देखिए, वीडियो एडिटेड थी, इसका जो पूरा वर्जन था वो बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं है। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा है और कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब आप किसी भी चीज़ को अब एडिट करके कट करके कोई भी चीज़ दिखाएं तो उसका मकसद ये नहीं हो। मैं समझता हूँ ना ही उसको वायरल होना चाहिए इस तरह की चीज़ को, और ना ही जो है लोगों को इतनी फुर्सत होनी चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अब इन चीज़ों पे हम लोग बैठ कर बहस करें। इट इज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब दो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका तज़किरा करना ज़रूरी है। एक है जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब और दूसरे हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। क्या ये अब भी पीपल्स पार्टी में है? देखिए जी, दोनों मुझसे बहुत सीनियर हैं और दोनों सीसी के मेंबर्स हैं जी। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने हमेशा मौका दिया कि किसी को भी अपनी कोई भी राय रखनी है तो ज़ाती राय तो होती नहीं है। अब मैं बैठ के यहाँ पे ज़ाती राय दे दूँ तो मुनासिब नहीं है। मुझे जो मेरी राय होगी वो पार्टी की राय होगी, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर किसी को ज़ाती राय रखनी है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी राय जो है वो पार्टी से हटकर होनी चाहिए। राइट। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि ये इत्तेहाद यानी पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये आइंदा चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलने वाला, उसके बाद इलेक्शन की तरफ सब अपने अपने बैनर के ऊपर लड़ेंगे। तो इसमें कोई सदाकत है सर? आप तस्दीक करेंगे इसकी? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन सबने अपने अपने हिसाब से लड़नी है और अपने अपने स्लोगन के ज़रिए लड़नी है, अपने अपने जो है वो निशान पे, इंतखाबी निशान पे लड़नी है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन सबने सेपरेट करनी है अपनी। इलेक्शन होंगे 2023 में सर? इंशाल्लाह जी, पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी के इलेक्शन अपने टाइम पर हो। अपने टाइम पे, यानी जो डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है 8 अक्टूबर की, उस डेट पर हो? बिल्कुल जी, इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए और जिसको भी फिर पब्लिक मैंडेट दे वो आके अपना जो है गवर्नमेंट करे, और लेकिन मैंडेट सही होना चाहिए। 2018 की तरह वो जाली मैंडेट नहीं होना चाहिए कि आरटीएस बैठ जाएं, आरओ की इलेक्शन हो और जो है वो मैंडेट की चोरी हो, मैंडेट पे डकैती हो, जिस तरह पीटीआई इक़्तिदार में आई चोर दरवाजे से। इस तरह का मैंडेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंडेट तो यकीनन पब्लिक का होता है, लेकिन एक आपके अपोनेंट पार्टी है जिसका नाम है जमात इस्लामी, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तबर्रा कर रहे हैं कि कराची मेयर इलेक्शन में जो है मैंडेट चोरी हुआ है। इसको आप किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे पब्लिक के लिए? बिल्कुल जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड क्लियर आंसर है कि मुझसे आप मेरे वोटों का पूछ सकते हैं जी, मेरे वोट मुझे मिले नहीं मिले और मैं अपने वोटों का हिसाब दूँ। जमात इस्लामी को शिकायत है पीटीआई के वोटों से, तो पीटीआई के लोग तो अगर सब ये इस तरह हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो उनमें से कोई भी किसी भी शख्स की कोई कंप्लेंट नहीं आई तक सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया, जमात इस्लामी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी ये लोग अगवा किए गए थे। अगर अगवा किए गए थे और मिसिंग पर्सन थे तो 30 या 31 लोग अगर वो मिसिंग थे, किसी एक ने भी किसी थाने में पर्ची किसी की फैमिली ने नहीं कटवाई, कोई किसी कोर्ट में नहीं किया कि जी हमारे लोग अगवा हो गए, तो ये सारे, और उन लोगों ने ओपनली कहा, मैं आपको बता दूं कि जी जमात इस्लामी ने उनके ही खिलाफ FIRs काटी थी इलेक्शंस में, और उन्होंने जमात इस्लामी को कहा था कि आप वो FIRs ख़त्म करें, जो कि जमात इस्लामी ने वो FIRs ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा जी, और उन्होंने वैसे भी कहा कि जी हम पीटीआई के मेंबर्स हैं, हम पीटीआई को वोट देने के पाबंद हैं। अगर पीटीआई का कोई खुद मेंबर नहीं इंतखाबात में आया तो हम कुछ भी करें, हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं होता क्या है। जी। इस तरह की जो इलेक्शन होती हैं वो होती हैं एक जो बल्दियात की इलेक्शन से कहते हैं घर घर की इलेक्शन के, डोर टू डोर की इलेक्शन होती है, मतलब, और वहाँ पे नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं समझता हूँ, कि जो लोग जमात इस्लामी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हों वो जाके अपने मोहल्लों में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम जमात इस्लामी के मेयर को वोट देकर आए।
उन्होंने ना ही पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी को वोट देते तो फिर भी मैं वही क्वेश्चन वैलिड होता। उन्होंने कहा कि हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना जमात इस्लामी को वोट देंगे, और उन्होंने कहा कि पीटीआई कोई लीडरशिप है ही नहीं। पीटीआई के सिंध के सदर अली जैदी साहब वो ज्वाइन कर चुके थे जहांगीर तरीन साहब को, इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर चुके थे जहांगीर तरीन साहब को, जो इनके अपोजिशन लीडर या और कायम जो भी अभी सिंध के सदर हैं वो खुद रूपोश हैं। तो कौन उनसे रब्ता करे, कौन उनको कायल करे, कौन मेंबर से बात करे, तो वो ही था। और उनका क्लियर स्टांस था कि हम कुछ भी हो जाए हम लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, ना ही हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, फिर अब अगर उसके लिए जमात इस्लामी वांट्स कि पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट पीटीआई के मेंबर्स को पूरे करके दे, तो इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी कि हम वो मेंबर्स पूरे करके दें, और ना ही हमारी जिम्मेदारी आती है। यानी आप इस बात को बिल्कुल अपनी तरफ से रिजेक्ट करते हैं कि ना तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई और ना ही आप लोगों की तरफ से यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके इल्जामात के मुताबिक किसी को अगवा किया गया, आप नेगेट करते हैं इसको? 100% जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना जी कि अगवा कोई भी हो, मतलब एक आदमी को तो आप संभाल सकते हो ना। 30-31 लोग अगर मिसाल के तौर पर अगवा हुए, किडनैप्ड हुए, ठीक है, तो अगर 30-31 लोग किडनैप्ड हुए तो उनमें से किसी की फैमिली ने, किसी की माँ ने, किसी की बहन ने, किसी की बीवी ने, किसी के भाई ने, किसी के बेटे ने कोई एक थाने में सिर्फ एक पर्चा दरखास्त देते ना, या कोई हाई कोर्ट में चला जाता, किसी लोअर कोर्ट में चला जाता, पिटिशन दाखिल करता है जी हमारा घर का एक फर्द जो है वो मिसिंग है, या वो लोग कोई रोड पे आते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, चलें जी थाने में भी हमने एफआईआर नहीं लेने दी, कोर्ट के बाहर भी हमने बंदे खड़े कर दिए, मीडिया हाउस से प्रेस क्लब तो हमने बंद नहीं किए, प्रेस क्लब पे भी वो नहीं गया कि जी हमारे अजीज अकराब जो है वो अगवा हो गए। तो व्हाट इज दिस? राइट। अच्छा, अब ये किस किस्म की किडनैपिंग है? ये किस किस्म की किडनैपिंग है? मिसाल के तौर पे मुल्क में जो भी कुछ होता है या कोई जो भी कुछ वाकयात हो, कोई ना कोई आके कंप्लेंट तो करता है ना, कुछ चलाता तो है। कोई सोशल मीडिया इतने बड़ी आजकल चले, बाकी मीडिया पे हमने कर दिए, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे किसी एक के रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पे कोई मैसेज नहीं दिया, किसी ने फेसबुक पे मैसेज नहीं दिया, किसी ने ट्विटर पे मैसेज नहीं दिया कि मेरा फलाना अजीज अगवा हो गया। ये किस किस्म की किडनैपिंग थी कि 30-31 लोग अगवा भी हो गए और कोई दाद फरियाद करने वाला भी नहीं था, कि साथ में फैमिली भी साथ में अगवा हो गई थी क्या? ये सारा जमात इस्लामी ने एक नैरेटिव अपनी शिकस्त को, मतलब एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की है। चले इसको लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। अब मसला हमारे अखलाकियात का भी है ना, हमारे मुल्क का। जो जीतता है वो जश्न मनाता है, जो हारता है वो बैन करता हुआ नजर आता है। और ये सिर्फ कराची मेयर के इलेक्शन का मामला नहीं है, ओवरऑल किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लें, जो जीत रहा होता है वो जश्न मनाता है, हारने वाला कहता है मैंने नहीं मानना, वो चाहे पीपल्स पार्टी से हो, पीएमएलएन से हो, पीएमएलक्यू से हो, जेआई से हो, पीटीआई से हो, किसी जमात से हो। इससे किस दिन हम बाहर निकलेंगे कि अगर हार गया है तो बंदा कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि यार मेरी हार है, बाय एनी मीन्स मेरी हार है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ग्रेस दिखानी चाहिए। देखिए ना कि अगर जमात इस्लामी बोली मैं जीत गई थी, भैया पहले तो उस जीत अपनी बता देना। पीपल्स पार्टी की सीटों से ज्यादा थी, जमात इस्लामी की सीटें सेकंड नंबर पे थी, तो जीत कैसी दी? मिसाल के तौर पर अगर पीटीआई, मैं 1 मिनट की मिसाल, पीटीआई हमें सपोर्ट करती तो फिर भी जमात इस्लामी जीत जाती, या पीटीआई बायकॉट कर देती इलेक्शन का, फिर भी पीटीआई जीत जाए, फिर भी जमात इस्लामी नहीं जीतती ना। उन्होंने डिपेंड, मतलब वो एक इंसान में एक बर्दाश्त का होता है, एक रियलिटी को फेस करना होता है। भाई वंस यू डोंट हैव योर नंबर्स कंप्लीटेड, या आपको पूरे करने के लिए नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप ग्रेस दिखाएं। पीपल्स पार्टी ने ग्रेस दिखाई। हमने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी खुदा ना खासा कीजिए अब आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा जी जमात इस्लामी हमारे साथ काम करें, सब मिलकर जुल के काम करें, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए काम करें। अब उसमें अगर आपने सिर्फ इन्होंने आज हड़ताल करनी है, कल यौम स्याह मनाना है, फलाना कर, कुछ भी हो जाए, जमात इस्लामी को उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर जमात इस्लामी राइट टाइम पे राइट पार्टी के साथ हैंडशेक कर लेती तो क्या वो बल्दियाती हुकूमत का हिस्सा बन सकती थी? जमात इस्लामी को ऑफर मेरे ख्याल से दी गई थी कि आप अगर डिप्टी मेयर ले लें तो बुरी बात नहीं थी। नहीं, जमात इस्लामी की हिस्ट्री क्या रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं। जी। जमात इस्लामी के कब मेयर आया? जमात इस्लामी का मेयर तब आया है जबकि डिक्टेटरों के अदवार रहे हैं, या ज़ाउला के दौर में उनका मेयर आया, या मुशर्रफ के दौर में उनका मेयर आया, या फिर जब एमक्यूएम ने बायकॉट किया। अभी भी जमात इस्लामी की विक्ट्री क्या थी? एमक्यूएम का बायकॉट था ना। जमात इस्लामी के पास अपने आप को शोकेस करने के लिए कुछ भी नहीं था। यही जमात इस्लामी ने हैदराबाद में भी कॉन्टेस्ट किया, 1 सीट उन्होंने हासिल की, बाकी पीटीआई ने जो एमक्यूएम सीट पीटीआई ने वहाँ पे फिल किया उनका गैप। यहाँ पर जो है जमात इस्लामी ने, क्योंकि लड़ाई थी बिटवीन पीटीआई एंड जमात इस्लामी,
पीपुल्स पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रही थी ना। पीपुल्स पार्टी जहां से जीतती है वो पीपुल्स पार्टी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पीपुल्स पार्टी ने कोई ऐसा मीटिंग है कि पीपुल्स पार्टी किसी और एरिया में जाके कोई बहुत बड़ा सरप्राइज किया हो। पीपुल्स पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे एमएनएस भी हमारे हैं, जहाँ पे काफी जगहों पे हमारा पुराने होल्ड हैं, जहाँ पे 2018 के इलेक्शन में रिग्ड करके हमें हराया गया, वो इलाके जो साउथ के इलाके, बाकी इलाके हमने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन जो एरिया एमक्यूएम के थे वो जमात इस्लामी ने जीते। तो इसी तरीके से मुकाबला जमात इस्लामी पीटीआई का था डेफिनेटली उनका आपस में। वेरी राइट। और वो भी उसने, अगर एमक्यूएम बायकॉट ना करती तो जमात इस्लामी को वो मौका भी नहीं मिलना था। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एमक्यूएम ने यकीनन जो है ना कॉन्टेस्ट ना करके उनको सपोर्ट किया है। बट अगेन यहाँ पर एक चीज़ पूछने वाली है, हम निगेट नहीं कर सकते नेमतुल्लाह खान साहब के दौर हुकूमत में जो तरक्याती काम हुए, इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो हुए। अब आपका मेयर है, बड़ा नौजवान शख्सियत है मुर्जा वहाब साहब, आप लोग ऐसा क्या करेंगे जो गुज़िश्ता मेयर्स के मुकाबले में डिफरेंट हो और ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम को फ़ायदा पहुँचाए? कराची बहुत बड़ा शहर है सर, मैं खुद कराची हाइट हूँ, मुझे पता है बड़े मसले हैं वहाँ के। मेरे प्यारे भाई, आप कराची हाइट हैं, मैं आपको छोटा सा अर्ज कर लूँ सर। मैं ये नहीं बोलता कि हमारा कोई कंपटीशन जमात इस्लामी से या किसी भी और पार्टी से है। हमारा कंपटीशन जो है वो हमारा अपने आप से ही है। ठीक। पीपुल्स पार्टी ने इन दिनों में क्या किया है, मैं आपको पिछले से 4-5 सालों की बात बताऊं। यही शारा फैसल वगैरह की जो है वाइडनिंग हुई, ब्रिजेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बने, अंडर पासेस बने, सारी पीपुल्स पार्टी ने भी बनाए। उसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा कराची का इशू था वो था कचरा कराची का। उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहा है वो पूरा शहर नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि नॉट 100% तो बात मैं ये कह सकता हूँ कि 80% बहुत बेहतरी आई है। एंड इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। ये कि आप मतलब आप खुद भी अपने कैमरामैन को बोले कि जाए तो इट इज विजिबल। जहाँ पे कचरों के ढेर डंप्स होते थे, अब वहाँ से डे टू डे बेसिस पे डोर टू डोर नॉक करके सिंध गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके वो कचरा उठवा रही है। दूसरा था पानी का। पानी के इशू पे K4 पे काम हो रहा है, पानी के इशू पे धाबे जी की एनहांसमेंट पे काम हो रहा है, पानी के इशू पे जो है हब पे काम हो रहा है, और पानी के इशू में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट भी कराची में लग रहा है, जिसकी भी मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दी है। अब आ जाए जी कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला। यस, कराची में बसेस आ रही हैं, कराची में ऑरेंज लाइन BRT भी चल रही है, ग्रीन लाइन BRT भी चल रही है, कराची में जो है वो पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है, कराची में इस वक्त पिंक बस सर्विस भी चल रही है, कराची में इस वक्त EV बस सर्विस भी चल रही है सारी। और जो पिंक बस सर्विस है वो पाकिस्तान में पहला कराची जहाँ चल रही है। EV बस सर्विस पाकिस्तान में पहला शहर कराची जहाँ चल रही है। मतलब वी आर लीडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो हेल्थ सेक्टर कराची में, मैं आपको मेरे प्यारे भाई मैं कहता हूँ ओपन चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान को। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक शहर बता दें, एक शहर, बड़े तरक्की, हम बड़े बड़े शहरों की तारीफें सुनते हैं, अल्लाह करे सारे शहर उतनी तरक्की करें। कोई एक शहर बता दें जिसमें कराची जैसी हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई सेकंड यू ऑन दिस, आई सेकंड यू। और पाकिस्तान वहाँ इलाज कराने आता है, और कहीं कहीं पे मैं कहूँ हमारे पड़ोसी ममालिक के लोग वहाँ इलाज करने आते हैं। हमारे पास अफगानिस्तान के पेशेंट हमने यहाँ पे इलाज किए हैं, हमने ईरान से पेशेंट इलाज किए हैं, जो आपका साइबर नाइफ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अमेरिकन सिटीजन हो, अमेरिका में भी रहो तो यू हैव टू पे अल्लाह ना कर किसी को $60,000 और यहाँ पे आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज कर रही है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, मैं इसी गुड नोट पे देखें, ये सिर्फ बात कराची की नहीं है, आप गंबट चले जाएं, छोटे इलाकों में चले जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। क्रिटिसाइज बहुत हुआ, लेकिन जो हॉस्पिटल्स वहां बने हैं वो पाकिस्तान में शायद कहीं इतनी मुफ्त फैसिलिटीज भी नहीं है। इस कमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मुझे आपका सेगमेंट क्लोज करना है सर। जी मैं वही कह रहा था जी कि कश्मीर में भी हमने कल खोला है जी, कुछ दिन पहले हमने जो है और मुख्तलिफ जगहों में खोला। अभी तक कोई 44-45 जो है वो चेस्ट पेन यूनिट्स हमारे खुल चुके हैं हर जगह पे। NICVD में मुझे खुद हार्ट अटैक हुआ था, मैं हैदराबाद के NICVD में गया सुबह के 5-6 बजे, और मुझे जो स्टंट्स डले, और वो अमेरिकन स्टंट्स हर एक को डल रहे, मुझे भी वही स्टंट्स डले। अगर मतलब बताऊं कि हमारे अब हर आदमी जो है, जो आपके प्राइवेट लोग, जो अफोर्डिंग लोग, वो भी अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज सबका हो रहा है। मैं बताऊं कि दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ मिरेकल व्हिच गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज डूइंग। इस तरह इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल और हेल्थ सेक्टर में कराची नंबर 1। तो देखिए इंसान अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है या अपनी सेविंग्स रखता है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, अगर सेहत में आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें दे रही है और हर आदमी को दे रही है, और पूरे सारे प्रोविंसेस के लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कराने आ रहे हैं। मतलब खुदा न खासा ये तो कभी सोच नहीं रखी जी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फंड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसे है, तो इसमें किसी और सूबे का बंदा वेरी राइट शर्जील मेमन साहब
एब्सोल्युटली वेरी राइट। अब टाइम, लेकिन आपने बड़ी डिटेल में बात की है। ख्वातीन उज़ात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मुल्क के मारूफ कानूनदान, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर पैनलिस्ट मौजूद होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो कितना प्रोलॉन्ग हो सकती है और क्या ये फार्मूला कारगर रहेगा? आफ्टर दिस ब्रेक। मैं प्रोग्राम में आयशा गुलालई साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ, जनाब कैसर अहमद शेख साहब, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और जनाब शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा शुएब शाहीन साहब आपसे होगा। एक तरफ तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी नीचे लेवल की भेड़ चाल है, जो जिसको देखता है वैसे चल पड़ता है। लोग बैरून मुल्क जाने के चक्कर में अपनी जानें गंवा देते हैं, और एक तरफ हमारे सेनेट के अंदर उनको मराद बढ़ाने के लिए, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अलाउंसेस बढ़ाने के लिए कानून पास हो जाता है, और उसके ऊपर तमाम जमातें मुत्तफिक भी हो जाती हैं। ये हम किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारी मुल्क की। एक तरफ अशराफिया एलीट्स का कैप्चर है। पिछले 1 साल के अंदर 8 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। पैसा आपका मुल्क से बाहर जा रहा है। जो लोग जायज़ तरीक़े से नहीं जा सकते, चूँकि आपके यहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो गई हैं, माशी ब्रेकडाउन होने के करीब है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को एक खौफ व हरास का माहौल है, घुटन का माहौल है। लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है। जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। अदालतें 3-3 दफ़ा 5-5 दफ़ा ज़मानत देती है। आप कहते हो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा बंदा बाहर नहीं आ सकता। देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग अपनी हुकूमत समझते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग समझते हैं कि हमारे हाथ में अख्तियार है कि हम जिसको वोट देंगे इलेक्शन वो जीतेगा। आपने पिछले 6 महीने से अनरिप्रेजेंटेड 2 सूबे बिठाए हुए हैं। तो जब ये माहौल होगा, जो एक मिडिल क्लास लोग थे जो कि इमरान ख़ान के साथ निकले चले और उन्होंने काम किया, तो उन लोगों को एक प्रॉब्लम ये हुआ कि वो डिसअपॉइंट हो गए। और वो जो डिसअपॉइंटमेंट, अफरा तफरी, इंतशार की कैफियत पैदा हो गई है। और फिर पुलिस ने जो छापे मारना, जिस तरीके से तर्ज़-ए-अमल अडॉप्ट किया, लोगों को रोटी रोज़ी के लाले पड़े हुए हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो इस कदर अजीरन हो चुकी है कि आप जाएं, जिसका रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। महंगाई आपके डबल को क्रॉस कर गई है। अगर 12% थी पिछले साल, तो आज 48% पे चली गई है। और अभी इसकी जो प्रोजेक्शन है बहुत ऊपर है, इससे भी आगे 60 तक जा सकती है, जो IMF कह रहा है, बाकी कह रहे हैं। तो अब इस हालत में मुझे बताएं, गरीब आदमी कोई अपने वालदैन के कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई रिजेवर बेचेगा, कोई और तरीका कार अडॉप्ट करेगा, कोई गैर कानूनी तरीका अडॉप्ट करेगा, फिर हमारा जो एजेंट माफिया है वो फिर उनको लेके जाता है। हमारा जो एलीट्स कैप्चर है ना, उसने बहुत बड़ा लॉस दिया है हमारे मुल्क को। फिर आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो कल ये एक, और इस दिनों में 3 दिनों में, कि जब आपकी यूनान में कश्ती के ज़रिए आपके 300 से ज़ायद हमारा यंग, ऑलमोस्ट 150 मिसिंग है अभी तक, वो जो बेचारे बच्चे शहीद हुए हैं, उस वक्त में आप एक चेयरमैन सेनेट का बिल पास कर रहे हो। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अरकान सेनेट, सबका ये जुल्म है कि आपको कितना एक चाहिए कि कब तक आपका पेट भरेगा और कब तक आप अपनी एलीट्स कैप्चर को इतना आगे लेके जाएंगे कि लोग आपसे नफ़रतें करने शुरू हो जाएं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और जिन जिन लोगों ने भी इसमें पॉजिटिवली वोट दिया है, ये बहुत गलत है। इनको कंडेम करना चाहिए, और मैं ज़ाती तौर पर इसको कंडेम करता हूँ। और इन हालात में जबकि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, बेरोज़गारी में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और आम आदमी की एक आस और जो उम्मीद है वो टूट रही है। जब एक आम आदमी की आस और उम्मीद टूटती है, उसका नुकसान ओवरऑल पूरे इदारे को होता है, मुल्क को होता है, वो उस तबके को होता है, उस कौम को होता है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाती है। जब लोग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे किसी कारोबार में, किसी सिस्टम में, किसी अपना मुल्क समझ के उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं पैदा करेंगे, तो आप डेवलपमेंट आगे नहीं कर सकते हैं। और आपका मैक्सिमम 60% से ज़्यादा यूथ है, उसको इग्नोर कैसे करेंगे? स्टेट ने क्या यूथ को दिया है?
रियासत जो है वो यूथ के लिए अगर पॉलिसीज़ प्रोग्राम नहीं बनाएगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा ना कि लोग बेचारे गैर कानूनी तरीके से जाएंगे। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी में जब 150-200 बंदा शहीद हो गया था जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी थे, उसमें वो एक स्पोर्ट्स पर्सन खातून भी शामिल थी, लड़की। तो बात ये है, हाँ, तो हॉकी खिलाड़ी। लेकिन अब उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने एजेंट पकड़े? क्या आपने इस प्रोसेस को रोका? क्या आपने गैर कानूनी काम ख़त्म किए? नहीं किया। सियासतदान अपने सियासी मसलों से नहीं निकल पाते तो अब यही प्रॉब्लम है, यही तो मसला है ना। एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी है हमारी। हमारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए या एलिट्स के मफादात के लिए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है और हमारा यूथ इनसे मायूस है। वेरी राइट। आयशा गुला लही साहिबा, आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। एक आम आदमी को अद्वियात लेना जो है ना, उसमें बड़े मसले मसाइल का सामना होता है। खाने पीने की अशिया उस तक बाम नहीं पहुंचाई जाती। एक बिल पास होता है सेनेट से। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ऑफिस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। घर का किराया माहाना 1,30,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। घर के फर्नीचर को वन टाइम अपडेट करने का खर्चा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर वो कमर्शियल फ्लाइट पे जाएंगे तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट पे जाएंगे तो अपनी फैमिली के 4 मजीद बंदे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क जाएंगे तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोटोकॉल होता है वो दिया जाएगा। ये हम किस तरह के थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं जी? हमारा थर्ड वर्ल्ड तो नजर नहीं आता एलीट्स में। आयशा साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये हर हुकूमत जब भी कोई हुक्मरान आता है उनके दौर में सारी हुकूमतों में ही यही हुआ है। और अफसोसनाक बात है, सेनेट में आज तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं। उन सब की जो है वो मिलकर ही ये बिल जो है वो पास हुआ है। और एक तरफ यूनान में कश्ती में लोग, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, वो रोज़गार पाकिस्तान में ना मिलने की वजह से, गुर्बत की वजह से, मुआशी बदहाली की वजह से उनको जाना पड़ा और वहाँ पर वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बढ़ाई गई हैं। ये पिछली हुकूमत में भी हुआ है, उससे पिछली हुकूमत में हुआ है। तो इस बात पर हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो एवरेज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मेरे ख्याल से 37,000 पर पाकिस्तानी है, 37,000 पर पाकिस्तानी है। तो मेरे ख्याल से 37,000 जो है वो एवरेज, वो मेरे ख्याल से अगर मेरी हुकूमत होती, मैं हुकूमत में होती, तो 37,000 मैं सबके लिए करती और अपने लिए भी वही तनख्वाह, क्योंकि एक एवरेज पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो इतनी ही है। और ताकि हमें मालूम होता कि पाकिस्तान में महंगाई में 37,000 में गुजारा करना कैसे होता है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि एक मज़दूर की तनख्वाह जो है वो कितनी है। तो एक मज़दूर की तनख्वाह का पूछो, अगर वो मेरी तनख्वाह, अगर उस तनख्वाह में मेरी गुजारा हो सकता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं हो सकता तो फिर उस मज़दूर की तनख्वाह को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बात यह है कि रूल ऑफ लॉ की बात शोएब शाहीन साहब ने की, गैर कानूनी गिरफ्तारियों की बात की। तो गैर कानूनी गिरफ्तारियों में तो हर हुकूमत में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इन सारी जो बातें हैं उसकी तो मज़म्मत करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है मईशत की, तो बात यह है कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आता, हमारे मुल्क में जो स्टेबिलिटी और अमन क्यों नहीं आता। लीडरशिप का काम कभी भी ये नहीं होता कि वो लोगों को रियासत से लड़वाए, लोगों को उकसाए कि रियासत के साथ लड़ो, रियासत में तोड़ फोड़ करो। ये लीडरशिप होती नहीं है। लीडरशिप का मतलब होता है कि वो मुल्क को अमन के रास्ते पर लेकर जाए, मुल्क को यूनिटी की तरफ लेकर जाए, तकसीम की तरफ ना लेकर जाए, इदारों को मजबूत करे, मुल्क की सलामती का ख्याल रखे और लोगों की मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर जो है अपनी सारी तवानाई खर्च करे। ये ना हो कि सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए या जो है वो काम करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मैं मिसाल एक दफ़ा फिर आपको देती हूँ कि उनकी जो वाइफ थी वो फातिमा बिनते मरवान यानी खलीफा मरवान की बेटी थी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वाइफ। तो वो पहले शहजादे थे खलीफा बनने से पहले, लेकिन जब वो खलीफा बने तो जो फातिमा बिनते मरवान के जो सारे जेवरात हैं और अपनी सारी जायदाद बैतुल माल में जमा करवा दिया। तो कि लोग गरीब हैं तो ये अब मैं खलीफा हूँ, मुझसे अल्लाह ताला इन सब का पूछेगा। तो यहाँ पे जेवरात लिए जाते हैं कौमी ख़जाने से, यहाँ पे कौमी ख़जाने से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लिए जाते हैं। कौमी लोगों का कोई भी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आप एग्जांपल दे रही हैं। जब वो खलीफा बन गए तो उन्हीं की अहलिया ने एक दफ़ा कहा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेने हैं, तो 2 अदद आप अपनी तनख्वाहें
एडवांस में ले लें। वो अपने वज़ीर ख़जाना के पास गए और वज़ीर ख़जाना को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये अर्ज़ी है मेरी, इसके ऊपर आप साइन ले सकते हैं, तो 2 महीने बाद मैं पैसे कौमी ख़जाने में लौटा दूँगा। तो उन्होंने कहा सर आप यहाँ पर साइन करके दे देंगे, आप 2 महीने तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसके बाद वो दबे पाँव वापस चले गए अपनी अहलिया के पास। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो ये तो डिफरेंस है जब आप बात रियासत मदीना की करते हैं या एक ऐसी रियासत की जो कि वाकई फ़लाई रियासत हो, तो उसमें इस चीज़ का तो ख्याल बहरहाल रखना पड़ता है। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। सर थैंक यू वेरी मच। आप DSNG पे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे थे, हमारी वायर नहीं पहुँच पाई, उसके लिए माजरत। ये सर बिल पास करा लिया गया सेनेट से तनख्वाहों और मरात और जो रेनोवेशन अखराजात हैं उसके हवाले से। ये कुछ देर बाद होता ज़्यादा बेहतर नहीं था? एक ऑलरेडी हम इतने बड़े क्राइसिस में हैं, यूनान में 400 ख़ानदान जो है ना यूनान अपने प्यारों को इस वक्त रो रहे हैं। इधर डिफरेंट है टाइम, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि हम इस वक्त बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम सबको ऑस्टेरिटी मेजर करना चाहिए, कंजर्वेशन करना, बचत करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात करूं कि इसमें मीडिया भी बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया देखिए, आज ये बिल हुआ तो कितना आप ज़्यादा वादे कर रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूं कि 97 में मैं MNA बना और पहली मैंने तकरीर यही की कि मैं किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं लूँगा और कोई मैं अलाउंस नहीं लूँगा, ना आने जाने का किराया लूँगा, ना मैं कोई जिस लाजिज में रहता हूँ वो भी मैं अपने पास से दूंगा, उसका भी। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं असेंबली में वो भी यही करें। अब मुझे बताइए, अगर मेरी उस बात को कितना हाईलाइट किया गया। ये तो आप कर रहे हैं जो लोग, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया 97 से लेके 99 तक 2.5 साल। अब मुझे बताइए कि उस वक्त उसके बावजूद वो फंड मैंने नहीं लिए, लेकिन मेरे इलाके को भी, क्योंकि रीच ये है कि जो पावर में पार्टी होती है ना, वो जो पावर में पार्टी होती है ना, उसके इलाके में डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, जो गलत रीत है। अब बताइए कि मैंने भी पैसा नहीं दिया और मेरे इलाके में भी मैंने तो कहा था कि भाई हुकूमत को बचे कि उस वक्त उनको जरूरत है। मेरे इलाके में सबको पैसे मिले डेवलपमेंट में। क्या आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी मेरी, मैं इंडिपेंडेंट बना था, मुझे नून लीग ने टिकट नहीं दिया था और मेरे वोट उस वक्त तीनों पार्टियां जो है ना, पीपल पार्टी, नून लीग और PTI, तीनों कैंडिडेटों के टोटल से भी ज्यादा थे, तो मैंने कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, आज मैं स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर का हूँ, ना मैंने कोई गाड़ी ली है, ना मैं कोई झंडा लगवा रहा हूँ, लेकिन आप उसको तो हाईलाइट करते नहीं। आप ऐसी अच्छी बातों को हाईलाइट करें। हम करते हैं सर, मोटिवेट हो, हम करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर एक बिल से नाइंसाफी हो रही है और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, उसका बात तो सुन लें, फिर वही आप अपनी करते जाएं, किसी दूसरे की ना सुने। भाई मैंने जो कुछ किया, अगर आप मेरी बातों को कितना आपने सुना इस बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 26 साल बाद मुझे बताना पड़ा आपको। बात ये है कि जब तक मीडिया अच्छी बातों को जो नहीं ले रहा उसको भी तो बताओ। सिर्फ यही बता रहे हो कि इसने गलत किया, उसने पैसे ले लिए। मेरे दोस्त कई हमारे लोग हैं जो कि अपने जेब से खर्च कर रहे हैं और जो MNA हैं वो, और ये जो बिल पास हुआ वो मुश्तरका हुआ, तमाम पार्टियों ने किया। अभी आपके ये लोगों का काम है ना, फर्ज कीजिए इसको अगर लोग बुरा समझते हैं तो अगली बार उनको वोट ना दें, फिर आप देखेंगे उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे लोग। तो ये जब तक ये हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं आएगी या हम अवेयरनेस नहीं होंगे, अब अवेयरनेस नहीं होगी। अब देखिए ना, बलोचिस्तान के MPA जो हमसे 4-6 गुना, MNA की तो इस वक्त भी तनख्वाह 1,60,70,000 है। आज के दौर में तो ये मैं देखता हूँ बलोचिस्तान से हमारे कई उलमाए दीन और KPK से भी कई दरमियानी मुतवसत दर्जे के और दूसरे सूबों से भी हैं, उनका तो पेमेंट भी उनका पूरी नहीं होती। आप उनका तो ख्याल, और दिन रात वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये तो इस वक्त यूनानी मसजिद तय हुआ ना, सारी पार्टियों ने किया। वेरी राइट। आपका गिला अपनी जगह पर है, लेकिन आवाम का गिला भी अपनी जगह पर है। बिल्कुल, आप साथ मौजूद रहिएगा। शुएब शाहीन साहब, वोट के नाम के ऊपर जो बंदा ऐवान में जाता है, वोट के जोर के ऊपर ऐवान में जाता है, और उसके बाद वो अगर पैसे को प्रायोरिटी दे दे, तो 2 चीज़ें हैं ना, या तो मतलब आप पैसा आपकी इंपॉर्टेंस है, या पैसा आपकी प्रायोरिटी है, या फिर आप पब्लिक वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी है। हमें तो समझ नहीं आता कि हमारे ऐवान में जो लोग बैठे होते हैं उनकी प्रायोरिटी है क्या। देखें, एक बाहर के एक वज़ीर आज़म साहिबा, पता नहीं कौन से मुल्क की, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू हो गई कि उसने सरकार के ख़र्चे से खाना खा लिया।
वज़ीर आज़म साहिबा, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी। और आज आ रहा था कनाडा के एक सूबे के वज़ीर आला की जो लंदन की जी नहीं, कनाडा के एक सूबे की वज़ीर आला, अच्छा वज़ीर आला की बात कर, हाँ वज़ीर आला है और उसके शौहर का होटल है, वो छुट्टी वाले दिन आ करके वहाँ बर्तन धोती है और उसकी तस्वीर आ रही थी। यार कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कोई मिलने गया है तो जैसे हम दो बंदे बैठे हैं इधर बैठ के चाय पियेंगे, उनको बुलाएंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। ये करो फर, ये हम मिनिस्टर साहब से मैं पूछूंगा, 87 मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स हैं और जिसमें 45 के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सब मिलजुल के खा रहे हैं। चलें कैसर साहब की मैं तारीफ़ करता हूँ कि नहीं लेते पैसे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं मुझे ये बताएं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, मैंने आपने कहा मैं जिस तरह कैसर साहब आपकी तारीफ करके हम आगे चल रहे हैं। सर आपकी तारीफ की गई है, कैसर साहब सुन लेना, 87 तादाद है। जिस अंदाज से ये आप प्रोटोकॉल में जाते हैं मुझे ये बताएं। नहीं लेते सर एक सेकंड सर चलने दें। जिस तरह का प्रोटोकॉल ये हमारी कल्चर का हिस्सा बन गया है, तमाम जज साहिबान हूँ या हमारे के लोग हों या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों और या हमारी ये अशराफिया हो जो कि पॉलिटिशियंस हों, मुझे बताएं ये मुल्क के ऊपर कितना बड़ा बोझ है जो भी ये पैसे ले रहे हैं। भाई आप आते हो, ये ऑनरेरी पोजीशन है। मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं चेयरमैन रहा हूँ बार काउंसिल का, कई ओहदे पे मैंने एंजॉय किए। हम तो अपनी जेब से हमेशा खर्च करते थे, टाइम भी देते थे, सारा दिन काम करते थे। जब आप पब्लिक वेलफेयर को मद्देनजर रख के आते हैं, ये ऑनरेरी काम है, ठीक है, जो आपकी तनख्वाहें मिलती हैं आप दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि जितना आपका बजट है उसके बराबर तो आप मुफ्त में गाड़ियाँ, मुफ्त में पेट्रोल, आप मुफ्त में उनको बरात और मुफ्त में आप उनको AC, उनकी बिजलियाँ, उनकी गाड़ी, उनकी बंगले, जो कुछ आपने दे रखा है। नॉट फॉर ए पर्सन, एज ए होल जो कम्युनिटी का सिस्टम है ये बहुत बुरा है। आप एटलीस्ट मगरब से एक चीज़ तो आप में ले लेना, अखलाकियात। आप जब हजरत उमर फारूक जा रहे होते हैं ना, तो जब उनकी बारी आती है ना, तो गुलाम जो है वो उनके ऊँट पे बैठता है और ख़ुद मार पकड़ के आगे जाते हैं। तो ये है आपका सिस्टम इस्लाम का। आपने अगर इसको फॉलो नहीं करना तो मैं तारीफ़ करता हूँ सेनेटर मुश्ताक की, उसने मुखालफत भी की और उसने खुल के कहा कि जो मैंने बल्कि रेजोल्यूशन पास की थी अपने बार की तरफ से, ये इस वक्त अगर सूरत हाल ख़राब है तो ऑस्टेरिटी मेयर के तौर पर सबसे पहले ये जो बरात याफ्ता तबका, इनके बरात ख़त्म कर दें, आपका मुल्क अगले दिन ठीक हो जाए। वेरी राइट। ये जब ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात हुई, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए और बेहतरी होनी चाहिए, सादगी का मुजाहरा करना चाहिए। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप ये आपस के मैच में ना गुलाल अली साहिबा का टाइम सब ले गए। चले मैं उनसे इंतहाई मादत के साथ अगली दफ़ा उनको पूरा टाइम देंगे। ख़वातीन हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। एक बात करने की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साथ की जब बात की जाती है तो फिर आवाम के पैसे के ऊपर, टैक्सों के ऊपर आप ऐवान में जाते हैं और अगर उसी को ये खर्चा बना के और उसके ऊपर आप चढ़ दौड़ के, यानी पब्लिक की लाशों के ऊपर चढ़ दौड़ के आप अपने मज़े लूटते हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को जा दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।